हेलो, मैं हूं विवेक कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस की क्लासेस एकदम सरल माध्यम में। बात करते हैं अपनी प्रेजेंट क्लासेस पर, तो बायोलॉजी के साथ साथ हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो से आपका इंग्लिश, और इंग्लिश में स्टार्ट किए गए थे सबसे पहले आपके टेंसेस, जिसमें टेंस में हमने आपको टेंस के बारे में बताया था, उसके प्रकार के बारे में बताया था, और प्रेजेंट के चारों टेंस भी पढ़ लिए थे, और साथ साथ पास्ट के दो टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस भी हम पढ़ चुके थे। तो आज हमें चलना है, कंटिन्यू करना है अपने पास्ट परफेक्ट से। देखते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट यानी भूतकाल का टेंस जो पूर्णतः को प्राप्त कर चुका हो। बात करें इसकी पहचान की, इसको पहचानते कैसे हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में? इसकी पहचान ये होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हिंदी वाक्य होता है उसके पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, दिए थे, इस प्रकार के कोई भी शब्द आ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या इनके अलावा आपका या था, जैसे कि लिया था, दिया था, इस प्रकार के कोई भी शब्द, ये थी आदि शब्द आदि, इस प्रकार के शब्द इन वाक्यों के पीछे में हिंदी में मिल जाते हैं। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें जो है कि हम हेड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बात करें अगर इसकी मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। इसको बनाने का क्रम देखते हैं, इसका सीरीज जो होती है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, वो चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, सभी के साथ हेड का ही प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आती है इसमें, प्लस फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। बस यहीं पर आपका पहला सिंपल सेंटेंस खत्म होता है। दूसरे देखें नेगेटिव वाला, तो सब्जेक्ट आता है पहले आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट। नॉट के बाद सेम एज जैसे आपको ऊपर दिया है मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपके परफेक्ट के हर सेंटेंस में आती है, हर टेंस में आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट, अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी के साथ, यानी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लस आपका जो है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सबसे जरूरी आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इसको हमें डबल इंटरोगेटिव बनाना है, माने कि अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया है, एक हिंदी के वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया है, तो उसकी इंग्लिश जो होती है, अंग्रेजी जो होती है, सबसे पहले बनाते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड है तो उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर गिवन है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस फिर उसके बाद मेन वर्ब हमारी जो भी है उसका थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव, यानी कि ये बन गया आपका डबल इंटरोगेटिव। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि आपका तीसरा ये था। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आपका पास्ट का तीसरा प्रकार था। अब बात करते हैं पास्ट के चौथे टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट में, भूतकाल में जो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर भी चुका हो और अभी भी जारी हो, यानी कि पूर्ण होने के बाद भी कंटिन्यू अभी भी वो चल रहा हो या जारी हो। लेकिन बात हो रही किसके? भूतकाल के समय की, वर्तमान की नहीं बल्कि भूतकाल की, जो भूतकाल में समाप्त होकर चल रहा हुआ होता है पिछले समय में, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें इसकी पहचान की, तो जैसे कि आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था रहा रही, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में था आपका रहा है रही है, सॉरी रहा था रही था, रहा था रही थी रहे थे, और इसी प्रकार से पास्ट का जो कंटिन्यूअस है वो होता है आपका रहा था, रही थी और रहे थे। लेकिन परफेक्ट के लिए इसमें सभी के साथ समय भी गिवन आपका होता है, यानी कि टाइम भी आपका इसका गिवन होता है, ये इसकी पहचान होती है। ऐसे वाक्यों के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए रहते हैं, और साथ में उस कार्य के होने का समय भी दिया
रहता है कि भाई कब से शुरू हुआ था या कब तक समाप्त हुआ था, इस प्रकार का समय उसमें दिया रहता है। और पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसमें सिंस आपका था वो निश्चित समय के लिए था और फॉर आपका जो था वो अनिश्चित समय के लिए था। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए तो देखते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, वो होती है हैड बीन। सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ी जाती है, क्योंकि रहा रही वाले वाक्य हैं, कंटिन्यूस वाले वाक्य हैं, तो मेन वर्ब में आईएनजी जरूर आती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हैड बीन का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि मेन वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। अब देखें अगर इसके हम सीरीज के बारे में किस प्रकार से इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का। सिंपल टेंस में, एक साधारण टेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब और उसमें आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड बीन है पूरी, अकेला हैड नहीं, हैड बीन को लेकर के चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका आएगा सिंस या फॉर, जो भी है जैसा भी आपका टाइम है। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, प्लस उसके बाद जो आपका टाइम गिवन है वो टाइम इसमें आप लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। फिर देखते हैं नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस, अगर हेल्पिंग वर्ब जब नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड बीन, इसके बीच में नॉट लगाया जाता है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके हमने पूरा लिख दिया यहाँ पे हैड नॉट बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, और प्लस जो टाइम गिवन होता है वो टाइम। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अब अगर बात करें हम इसके इंटरोगेटिव की या डबल इंटरोगेटिव की, हम दोनों की बात कर लेते हैं कि सेंटेंस में। तो अगर इंटरोगेटिव होगा तो हेड सबसे आगे आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट गिवन है तो नॉट आएगा और नहीं है तो नहीं आएगा, उसके बाद आएगा आपका बीन, फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बच जाता है अन्य, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर अंत में आपको समय दर्शाने के लिए सिंस ऑफ फॉर लगाना पड़ेगा, और जो भी टाइम होगा उसको सबसे अंत में आपको शो करना पड़ेगा, और लास्ट में इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना पड़ेगा, वरना इसके बिना आपका टेंस गलत माना जाता है। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यदि हम इसको डबल इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। यदि वाक्य बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर एज इट इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ये आपका पूरे में चलेगा, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर आपका जो है कि टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाता है डबल इंटरोगेटिव। ये हो गए आपके पास्ट के चारों टेंस। दो इसके जो हमारे कुल 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 2 मिलाकर के 6 टेंस आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके आगे कंटिन्यू करते हुए पास्ट का परफेक्ट, ये हमने आपको बताया ऊपर, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल के बारे में, उस समय के बारे में जो अभी तक हमारे सामने नहीं है लेकिन भविष्य में आएगा, कुछ समय बाद या आने वाले समय में जो भी कार्य होंगे उनको भविष्य काल में देखा जाता है। जैसे अगर हम भी अभी कहते हैं कि इस क्लास को लगाने के बाद या कि इस क्लास को प्रोवाइड कराने के बाद हम आराम करेंगे, तो जो करेंगे शब्द है वो आपका फ्यूचर दर्शाता है। तो बात करना हमें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के भी आपके इसी प्रकार, जिस प्रकार से पास्ट के 4 टेंस होते हैं उसी प्रकार से आपके फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से ये आपके फ्यूचर के 4 टेंस होते हैं। फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करना है फ्यूचर इंडेफिनिट से।
तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से, यानी कि भविष्य के अनिश्चित समय वाले वाक्य से। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और सेल का प्रयोग किया जाता है। विल और सेल, विल आपका जो है कि ही सी इट नेम सभी के साथ लगता है जो आपके कर्ता होते हैं, और सेल जो स्पेशली है वो आपका आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो है कि विल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ही, शी, किसी का नेम, दे, विल, ईटीसी, यानी कि आई और सी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। और बात करें इसकी मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का जो सिंपल रूप होता है यानी कि फर्स्ट जो फॉर्म होती है उसी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सिंपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी सीरीज को किस प्रकार से वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपकी विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित की जाती है कि यदि आई और वी होगा तो हम सेल लगा देंगे। ही, सी, इट, नेम, दे, विल, यू भी लिख सकते हैं आप। यू इस प्रकार का कोई भी अगर सब्जेक्ट हुआ तो आप यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। इसके बाद अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया आपका नेगेटिव। इंटरोगेटिव की स्थिति में हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा दिया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट अगर गिवन है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव। यदि आपका वाक्य डबल इंटरोगेटिव बनाना है यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड यदि वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया आपका डबल इंटरोगेटिव। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इतना टेंस देखने के बाद अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के अगले टेंस, ये आपका हो चुका है कंटिन्यूअस के बारे में। अब हमें बात करना है फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए तो देखते हैं। अब हम देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के आदि शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें विल बी और सेल बी का प्रयोग किया जाता है। सेल बी आपको हम बता चुके हैं आई और वी के साथ लगेगा, जबकि अन्य सभी के साथ आपका विल बी का प्रयोग होगा, चाहे वो ही, सी, इट, किसी का नेम हो और यू हो, दे हो, एक्सेट्रा, इन सब के साथ आपका विल बी का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इसके मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि टेंस है आपका कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में हमेशा ही आपका आईएनजी का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के अंदर। चलिए अब देखते हैं इसकी सीरीज। अगर तो सबसे पहले वाक्य को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग लगाई विल बी या सेल बी, उसके बाद जो भी हमारी मेन वर्ब है उस मेन वर्ब में हमने आईएनजी को लगाया, प्लस फिर हमने ऑब्जेक्ट, और यही हमारा बन जाता है सिंपल सेंटेंस। अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ जो हमारा विल या सेल होता है, विल या सेल, उसके साथ हमें नॉट लगाना पड़ता है, फिर नॉट के बाद बी का प्रयोग होता है, यानी कि विल नॉट बी या सेल नॉट बी। उसके बाद मेन वर्ब में आपकी जो है कि आईएनजी लगाई जाती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से ये आपका बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव की। दोनों को हम एक ही इसकी जो है सीरीज में आपको बताना चाहते हैं। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है
तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, उसको सबसे आगे रखा जाता है। यदि क्वेश्चन वर्ड ना भी हो और वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो भी वाक्य को विल या सेल से ही स्टार्ट करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो फिर उसको सबसे आगे लगा दिया जाता है। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। बी प्लस मेन वर्ब में आपके जो है कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका बन जाता है ये इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव भी और डबल इंटरोगेटिव भी। क्यों? अगर हमने क्वेश्चन वर्ड हटा दिया तो ये इंटरोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड लगा दिया तो ये डबल इंटरोगेटिव आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बनता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही सरल तरीका होता है, एक छोटी से सीरीज के तरीके से, एक माध्यम के तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर के तीसरे टेंस। ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। इसकी पहचान होती है जैसे कि प्रेजेंट की पहचान होती है चुका है चुकी है, पास्ट की होती है चुका था चुकी थे, लेस इसी प्रकार से फ्यूचर की होगी चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। इस प्रकार से इसकी पहचान होती है चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, लिया होगा दिया होगा। इस प्रकार से इसमें आगे इसकी पहचान को हम देख सकते हैं। अब बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की, चूंकि यह एक परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हमेशा मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं वाक्य कैसे बनाते हैं सीरीज के माध्यम से। सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल, विल हैव या आपका शैल हैव, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते थे सीधा एक बार में। सब्जेक्ट के बाद हमने विल या शैल का प्रयोग किया। इसके बाद जो हमारी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है हमने वो लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इस प्रकार से ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। बात करें अगर नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट फिर विल या शैल, फिर आपका नॉट आता है, फिर आपका हैव आता है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव प्लस फिर आपका जो मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको लगाना पड़ता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया आपका नेगेटिव। बात करें इसके इंटरोगेटिव की या डबल इंटरोगेटिव की, जिस प्रकार से हमने इसमें बात की वैसे ही इसमें करते हैं। अगर हमें सिर्फ इंटरोगेटिव बनाना है तो हम यहाँ विल या शैल से स्टार्ट करेंगे। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की जो है आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका बन जाता है इंटेरोगेटिव। लेकिन यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, यानी कि हम विल और शैल के पहले ही क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। तो इसका ऐसा करने से यह बन जाएगा आपका डबल इंटेरोगेटिव। तो ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब हमें इसके बाद बात करनी है फ्यूचर के चौथे टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान कंटिन्यूअस है तो रहा होगा, रही होगी, इसी प्रकार से आते हैं। लेकिन दूसरी इसकी जो मुख्य होती बात वो होती कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय भी दिया रहता है, समय के साथ ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग लेकर के चलते हैं। बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की बात करें तो उसमें आईएनजी का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर क्या है साथ में कंटिन्यूअस भी आया है। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, और पहचान की जो है रहा होगा, रही होगी के साथ समय भी दिया रहता है। दूसरी मुख्य बात, जब बात समय की है इसमें हमारा जो है कि समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग भी
होगा, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिंस का होता है निश्चित समय के लिए, जबकि फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए, यानी कि टाइम के अगर हम देखा जाए अकॉर्डिंग तो हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। देखते हैं इसको सीरीज के माध्यम से। अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब और उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर, और इसके साथ में जो अंत में जो टाइम बचता है वो लगा दिया जाता है। इस प्रकार से आपका बना सिंपल सेंटेंस। अब बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसमें विल या शैल सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा आपका हैव बीन। यानी नॉट जो है वो विल और शैल के साथ बीच में आता है और हैव बीन आपका पीछे चला जाता है। उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब प्लस आईएनजी है वो एक साथ मिलाकर लिखा जाता है, जो जैसे गो है तो गो प्लस आईएनजी इक्वल टू गोइंग, तो यहाँ पर आप गोइंग का प्रयोग करेंगे, जैसे कीपिंग, प्लेइंग और सीइंग, लुकिंग, इन सब का प्रयोग इस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। प्लस फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे शो करने के लिए, और अंत में जो गिवन टाइम है उसको लगा दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो जैसे हमने इसमें देखा इसी प्रकार से हम इसको भी देखने वाले हैं। अगर हमें सिर्फ इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आगे हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगर नॉट गिवन है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका हैव बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद समय को दिखाने के लिए सिंस या फॉर, उसके बाद जो गिवन टाइम है उसको लगा दिया जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा आपका डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव। अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दिया तो ये आपके दोनों प्रकार से बन जाएगा, इंटरोगेटिव भी बन जाएगा और डबल इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। तो ये थे आपके टोटल 12 टेंस, 12 है आपके 12 के 12 टेंस 2 वीडियो में या 2 पार्ट में आपके समाप्त होते हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर में, इंग्लिश में पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। थैंक यू। यहाँ पे आपके टेंस यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।